सरकार की जिम्मेदारी है कि बजट और उससे जुड़ी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए इन आर्टिकल्स को हकीकत में लाया जाए। इसलिए यूनियन बजट सिर्फ एक आंकड़ों की किताब नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकता और वेलफेयर स्टेट के संविधान से जुड़ी वफादारी का आईना है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिनमें बजट भी शामिल है, ऐसी बनाए जाएं जो गैर बराबरी को कम कर सके और सबसे ज्यादा गरीब वर्ग को सहारा दे। बजट वो लाइफलाइन है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सोशल सिक्योरिटी, SC ST माइनॉरिटी, गरीबों की भलाई के लिए स्कीमें चलाई जाती है। मगर ये बजट को देखकर महसूस होता है कि ये भविष्य के निर्माण से ज्यादा हेडलाइन बटोरने का एक दस्तावेज है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली वही लोग पीछे छूट रहे हैं जिन्हें सरकार के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो किसान जो बढ़ती लागत से परेशान हैं, वो नौजवान जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और वो औरतें जो निजामती रुकावटों से जूझ रही हैं, और वो गरीब जो महंगाई के बोझ के तले दबे हुए हैं। GST की ऊंची दरों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरत इस बात की है कि खाद्य सामग्री, दवा, स्कूल की किताबें और जरूरत की चीजों पर टैक्स कम किया जाए। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई, जिसका सीधा असर हर नागरिक पर पड़ता है। आर्टिकल 41 कहता है कि सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमिक हालात और रिसोर्सेज के हिसाब से लोगों को रोजगार दे। इस बजट ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं दिया है। नई नौकरियों की बात तो छोड़िए, जो पहले से थी वो भी खत्म होती जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद कितने नौजवानों को असल में नौकरी मिल रही है। सरकार के पास इसका भी कोई आंकड़ा नहीं है। सरकारी विभागों में लाखों पद खाली हैं, मगर भर्ती का कोई प्लान नहीं है। आर्टिकल 45, जिसके द्वारा सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को 6 साल की उम्र तक फ्री और जरूरी तालीम मिले ताकि उनका बुनियादी तालीमी डेवलपमेंट सही से हो सके, जिसको संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाकर और भी मजबूती दी थी, परंतु इसकी जमीनी हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। नगरीय क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में टीचर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार कह रही है कि डिजिटल इंडिया और AI से तालीम का इंतजाम होगा, मगर जरा जमीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22% सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में कई सरकारी स्कूल शिक्षक न होने की वजह से बंद हैं और मदरसा एजुकेशन के बजट में 57% की कटौती कर दी गई है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? इसी तर्ज पर अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है। आर्टिकल 47 अच्छी सेहत और जिंदगी के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों की सेहत और उनके वेलबींग को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस बजट का सिर्फ 2% ही आम जनता तक पहुंच पाता है। शामली जिले में 84 डॉक्टर की पोस्ट स्वीकृत है, मगर सिर्फ 29 डॉक्टर काम कर रहे हैं और गायनोकोलॉजिस्ट मात्र 1 है। दवाइयों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मगर गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है। सरकार ने महिलाओं के लिए बजट बढ़ाने का दावा किया, मगर 81% इसका बजट सिर्फ पोषण योजनाओं में डाला गया है। महिलाओं के रोजगार, उनके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सुरक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट घटा दिया गया, जिससे साफ है कि ये सिर्फ नारेबाजी थी और कुछ नहीं। किसानों की बदहाली हम सबके सामने है, लगातार चलती आ रही है। 2016 में कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, मगर 2025 आ गया और MSP पर कोई ठोस गारंटी आज भी दी नहीं गई है। गन्ना किसानों का बकाया अब तक नहीं मिल पा रहा है, और तो और उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य भी तय नहीं किया गया है। ये बजट एक गाइडिंग फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा, और ये इस बजट का ही परिणाम है कि इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी हमारा देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी। मेरे को अपनी बात पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट रिस्पेक्टिंग इट्स फार्मर्स। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप हमारे किसान है। काफी सारी ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर विचारधारा से किसानों को सशक्त करने के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, जो 100 जिले जिसमें कम उत्पाद होते हैं
वहां पर लगभग 150 करोड़ किसानों को ये योजना जो है वो फायदा देगी। वो फसल विविधीकरण हो, सिंचाई हो या ऋण उपलब्ध कराना हो, इस योजना के तहत किसानों को सशक्त किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी सर। I have enough time, I know. मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत तूर, उड़द, मसूर दाल जैसे जो उत्पादन है उसको भी पूरा किया जाएगा। आप कम समय दे रहे इसीलिए हम फोकस पे आते हैं। दलितों का उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किया। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब दलित देवो भव में लिखा था, जिस दिन समता की आधारशिला पर बनेगा सुदृढ़ वितान, धन्य होगा यह देश और संगठन हमारा होगा अत्यंत महान। जब भारत के भाल पर सुशोभित होगी जाति समता की पताका, तब मिटेगी इस देश की दारुण दुखों की राका। इसी को आधारशिला बनाते हुए, एक सेकंड सर प्लीज, एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। इसी को अपनी आधारशिला बनाते हुए दलितों के लिए बहुत काम हुआ। उसके कुछ आंकड़े हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। महिलाओं को अनुसूचित, जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। दलितों के लिए दलित जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Thank you. Please conclude. Please conclude. Give me 5 minutes, sir. Please let me complete. It is not possible. 10 parties. Please, madam. 10 parties together have been allotted only 17 minutes. Already you take 7 minutes. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.5 लाख ऐसी छात्रों को 5 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। सर, अनुसूचित जनजाति बिहार में लगातार जातियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था जब विपक्ष की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी बेलची गांव गई थी हाथी पे चढ़कर, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ के लिए दलितों को प्रताड़ित किया गया। जब लालू यादव जी आज समाजवाद पे बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, पर यह बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं जिनके प्रयासों सर 5 मिनट्स जिनके प्रयासों के वजह से आज निफ्टन जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो बिहार में आ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार ईस्टर्न हब में एक जो फूड प्रोसेसिंग है उसका एक नोड बनेगा। आईआईटी पटना को विस्तृत किया जाएगा। सर 2 मिनट। थैंक यू। सर प्लीज 4 पंक्ति पढ़कर हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। सर, बिहार के गौरव को और बिहार की जो इतिहास रहा है उसको बार बार इस सदन में उछाला जाता है। बिहार के खिलाफ कई सारे बात विपक्ष कहते हैं। 5 पंक्ति सर हम पढ़ेंगे। चाणक्य सा ज्ञानी हूं मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूं मैं, मांझी सा जिद्दी हूं मैं, बोध गया में सिद्धि हूं मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूं मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूं मैं, शेर का दहाड़ हूं मैं, हाँ बिहार हूं मैं, मिथिला की मिठास हूं मैं, वैशाली का इतिहास हूं मैं, मगध का साम्राज्य